हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है सन एंड इंसोलेशन के बारे में, यानी सूर्य और सूर्यातप के बारे में कि सूर्य क्या है और सूर्यातप क्या है। कभी कभी कोई स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सूर्य और सूर्यातप को दोनों एक साथ कंपेयर करते हैं कि जो कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। और साथ ही साथ इसी सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में, सूर्य के वायुमंडल के बारे में। जैसे अगर हम बात करें तो सूर्य की आंतरिक संरचना में कोर आ जाएगा, ठीक है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में और इनके सारी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे इसी सेशन में कि क्या सूर्य किस प्रकार से प्रकाश को रिलीज करता है और फिर या कब तक रिलीज करता रहेगा, इसके भविष्य के बारे में जानेंगे। आने वाले दिन में कब तक ये प्रकाश देना बंद कर देगा, क्या सूर्य का कभी अंत होगा या नहीं होगा, इन समस्त विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि सूर्य किस प्रकार, ऐसा कौन सा समय आएगा जब सूर्य बुध को निकलेगा और शुक्र ग्रह को निकल जाएगा, पृथ्वी आपकी जो है जिस पर हम आप रहते हैं इसका किस प्रकार से ये जलकर ध्वस्त हो जाएगी और ये प्रकाश कब रिलीज करना बंद करेगा, कि ऐसी कौन सी घटना होंगी। शायद आपको पहली बार जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य भी जो है वह क्या करेगा, प्रकाश देना बंद कर देगा कुछ दिनों में। ठीक है, कुछ दिनों नहीं, कुछ वर्षों में, समझ गए। तो ये भी हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रकाश देना ये बंद करेगा। ठीक है, यानी कि प्रकाश देना यदि बंद कर देगा तो क्या होगा, सूर्य का एक प्रकार से अंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंत कैसे होगा, कब, कितने समय में होगा, अभी कितना समय बाकी है, कितना समय बीत चुका है, इसकी आयु कितनी है। तो इन समस्त विभिन्न पहलुओं पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बस आप सेशन को पूरा देखिएगा। आज पूरे के पूरे तरीके से आपको सूर्य के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो, या नहीं कर भी रहे हैं तो, आपके सूर्य के बारे में जानना जरूरी है कि सूर्य कैसे प्रकाश रिलीज करता है, सूर्य का अंत कब होगा, सूर्य प्रकाश देना कब बंद करेगा, ऐसा वक्त कब समय आएगा जब बुध और शुक्र को सूर्य निकल जाएगा और पृथ्वी जो है वह जलकर ध्वस्त हो जाएगी जिस पर हम और आप निवास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं सूर्य के निर्माण के बारे में, यानी कि सूर्य का अगर देखा जाए तो निर्माण किस प्रकार से हुआ भैया। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद इंसोलेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि सूर्यातप किसे कहते हैं। ठीक, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भैया तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है भैया। ठीक है, क्या है, सूर्य एक तारा है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इस तारे का जो निर्माण हुआ है वह किससे हुआ, गैसी रूप में हुआ, यानी कि गैसों के संगठन से ही किसी भी तारे का जन्म होता है, यानी कि निर्माण होता है भैया। ब्रह्मांड में आपको जितने भी तारे मिलेंगे, समझ गए, उन तारों में अगर हम बात करें तो जो निर्माण होता है उन पिंडों का वह गैसों के कारण ही हुआ है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये किससे निर्मित हुआ है भैया, सूर्य गैसों से हुआ। लेकिन इसके पहले भी अगर हम जाएं तो सूर्य की बात की जाए तो सूर्य, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य अगर देखा जाए भैया तो यह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यानी कि हम बताएं अगर, तो जैसे ब्रह्मांड आप पूरा देखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, यानी गैलेक्सी की बात की जाए तो भैया 100 अरब गैलेक्सी हैं। उन 100 अरब गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, जिसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, जिसे मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मंदाकिनी गैलेक्सी जो है, इसी गैलेक्सी में हम और आप रहते हैं। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वह इसी मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित होता है। तो इसी मंदाकिनी गैलेक्सी का अगर हम बात करें 3 घूर्णनशील भुजा है, ये समझ गए, पहली, मध्यवर्ती और तीसरी। जो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है उसी में हमारा सौर मंडल स्थित है, यानी सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें भैया, जैसे ये क्या होगा, ये हो गया मान लीजिए आपका मंदाकिनी आकाश गंगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा भैया, मंदाकिनी आकाश गंगा की बात करें इस तरह नहीं बनेगा, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो मंदाकिनी आकाश गंगा इस तरह आपको दिखाई देती है। ये बीच में ब्लैक होल होता है और इसके चारों तरफ 3 घूर्णनशील भुजा होती है।
क्या हो गई, 3 घूर्णनशील भुजा हो गई। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली वाली हो गई, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया ये दूसरी वाली हो गई, और उसके बाद तीसरी ये आपको मिलेगा। कौन सा, इधर वाली तीसरी हो जाएगी भैया। ठीक है, तो ये जो बीच वाली भाग है इसको, इसी को मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। यहीं पर आप देखेंगे तो सूर्य यानी अपना सोलर सिस्टम जो है यहीं पर स्थित है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कभी प्रश्न आ जाए मंदाकिनी आकाश गंगा के किस घूर्णनशील भुजा में सोलर सिस्टम स्थित है, तो मध्यवर्ती या द्वितीय, ठीक है, दूसरी घूर्णनशील भुजा में स्थित है। विशेष ध्यान, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में सूर्य भी आ जाएगा, और आपके आठों के आठों जो ग्रह होते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। किस, कभी प्रश्न आए कि सोलर सिस्टम मंदाकिनी आकाश गंगा के किस घूर्णनशील भुजा में स्थित है, तो यहाँ पर मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। तो इसी सूर्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भैया, ठीक, कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको ये जानना चाहिए कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। उसी 100 अरब आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है, कौन सा भैया, मंदाकिनी आकाश गंगा। ठीक, इस मंदाकिनी आकाश गंगा में बहुत सारे सोलर सिस्टम स्थित होंगे, लेकिन हम आप जिस सोलर सिस्टम में स्थित हैं उसमें एक सूर्य है, यानी एक तारा है, और उस तारे के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तारे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य के बारे में। तो इसका निर्माण की बात की जाए तो अगर हम बात करें भैया, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। इसका निर्माण की बात करें गैसों से हुआ है। ठीक है, गैसों में कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, कौन सी भैया, हाइड्रोजन गैस मुख्यतः। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें हीलियम आपको मिलेगा। ठीक है, कौन सी गैस मिलेगी भैया, हीलियम गैस मिलेगी। यहाँ पर विशेष ध्यान देना। लेकिन जब इसका सूर्य का निर्माण हुआ तब वह मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैसों से निर्माण हुआ है, फिर उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और फिर जाकर वह हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक, अभी सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक, देखो कैसे निर्माण हो, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है, अब किसी भी तारे का निर्मित होना है तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, वह हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है भैया, ये किसी स्थान पर धीरे धीरे क्या हुआ, संकुचित होना प्रारंभ कर दिया। संकुचित का मतलब क्या होगा भैया, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो हाइड्रोजन गैसें हैं आपस में मिलना, इकट्ठा होना प्रारंभ हो गई। एक जगह क्या हो गई, यानी कि सिकुड़ना, बटुरना होना, समझ भाषा में अगर हम बात करें, क्या हुए, इकट्ठा हो गई। ठीक है, और इकट्ठा होते होते सबसे पहले संकुचित बादल का निर्माण की। किसका भैया, संकुचित बादल का। ठीक, संकुचित बादल मतलब आसमान में आपने बादल तो, क्लाउड तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार बादल होता है उस प्रकार ये क्या हुआ, निर्मित होने लगा। ठीक है, फिर इसमें धीरे धीरे आगे चलने के बाद क्या उत्पन्न हुआ, इसमें भैया गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्माण हुआ। किसका, गुरुत्वाकर्षण शक्ति निर्मित हो गई भैया। इसमें मतलब इसमें भैया ग्रेविटेशनल फोर्स रिलीज हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पास हो गया, ये फिर क्या करेगा, धीरे धीरे सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। जो ब्रह्मांड में डस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, धूल वगैरह, वो भी अपने पास से क्या करने लगा, इकट्ठा करने लगा भैया। ठीक, और साथ ही साथ गैसों को क्या किया, सिकोड़ने लगा, और फिर धीरे धीरे जाकर ये भैया क्या हो गया, एक पिंड का निर्माण हो गया भैया। किसका निर्माण हो गया, एक पूर्ण रूप से पिंड बन गया। ठीक, पिंड बन गया भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब ये जो पिंड होगा तो यानी कि पिंड दो तरीके से होंगे भैया। एक ऐसा पिंड होगा जो भैया उसमें ऊष्मा रिलीज करता है, उनके पास अगर देखा जाए ऐसे पिंड जिनके पास ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं उनको तारा कहा जाता है, और ऐसे पिंड ब्रह्मांड के जिनके पास ऊष्मा या प्रकाश नहीं होते बल्कि वह दूसरे पिंड से प्रकाशित मान होते हैं, उनको या किसी कोई नाम दे दिया जाएगा या कोई पिंड दे दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, आपने आसमान में देखते हुए चंद्रमा को देखते हैं। ठीक, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ऐसे थोड़ी ना प्रकाशित मान हो रहा है अपने आप से। ठीक है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को क्या करता है,
अपने अंदर आत्मसात करता है, उसके बाद फिर रात में रिलीज करता है, तो चमकती है, ठीक है, परावर्तन के कारण। तो उसी प्रकार चंद्रमा एक पिंड है, ठीक है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह भी है, समझिए। तो लेकिन अरे अगर ऐसा कोई भी पिंड होता जो अपना प्रकाश रिलीज करता, ठीक है, तो वो क्या हो जाते, तारे हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें भैया, तो एक पिंड क्या हुआ, ये धीरे धीरे फिर इसमें भैया पहली बार संकुचित बादल हुए, फिर वह क्या हुआ, धीरे धीरे पिंड का रूप धारण कर लिया और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे एकदम ठोस हो गया। और ठोस होने के बाद आगे चलने के बाद भैया इसी वाले पिंड में अगर देखा जाए तो क्या हो गया, इसमें भैया, ठीक है, मूल कण की उत्पत्ति हुई। किसकी भैया, मूल कण की उत्पत्ति। मूल कण जैसे आ जाएंगे आपके, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो गए भैया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, समझिए ये क्या है, मूल कण के उदाहरण है। इन कण क्या हुए, आपस में इसमें उत्पन्न हुए और आपस में टकराने लगे, और जब भैया ये टकराने लगे तो क्या हुआ, इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया उत्पन्न हो गई। क्या हो गई भैया, नाभिकीय संलयन क्रिया उत्पन्न हो गई, ठीक, समझ गए, नाभिकीय संलयन क्रिया, ठीक है, नाभिकीय संलयन क्रिया उत्पन्न हो गई। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस था वह हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, ठीक, किसमें कन्वर्ट होने लगा भैया, ये हाइड्रोजन गैस जो है हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। और जब वो उसमें हीलियम में कन्वर्ट होने लगा तो वहीं से भैया क्या हुआ, प्रकाश की उत्पत्ति हुई, यानी कि सूर्य क्या करने लगा, प्रकाश रिलीज करने लगा, ठीक है। तो अपूर्ण रूप से वह क्या बन गया, एक तारा बन गया, और उस तारे का नामकरण मैंने क्या कर दिया, सूर्य कर दिया। तो सूर्य भैया एक तारा है, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए, जैसे ब्रह्मांड में अनेकों तारे, हजारों तारे, असंख्य तारे आपको देखने को मिलते हैं, उसी में से एक तारा क्या है, सूर्य है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें सूर्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है, प्रकाश कैसे रिलीज किया, तो सूर्य क्या था भैया, पहली बात एक तारा है, इसकी अगर हम बात करें निर्मित कैसे हुआ है, तो गैसों के कारण ही हुआ है। पहले ब्रह्मांड में क्या थे, बहुत सारी ऐसी मतलब हाइड्रोजन गैस बिखरी हुई थी, ठीक है, तो एक स्थान पे क्या हुआ, वो संकुचित होना प्रारंभ हो गया। इससे क्या हुआ, संकुचित बादल का निर्माण हुआ भैया, ठीक है, संकुचित क्लाउड का निर्माण यहाँ पे हो गया। और फिर धीरे इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई, जिस कारण से सारी चीजों को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित करने लगा, ठीक है, और आकर्षित करने लगा तो धीरे धीरे ठोस का एक पिंड रूप धारण कर लिया, समझिए। जैसे आपने कभी देखा होगा, चुंबक जानते हैं, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के संपर्क में जब आयरन आता है तो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारी चीजों को, धूल वगैरह को अपने में आत्मसात कर लिया, और वह क्या हो गया, एक पिंड का निर्माण कर दिया। और फिर आगे चलने के बाद इसी पिंड में किसकी उत्पत्ति होती है, मूल कण, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जा रही है। जैसे कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, ऐसे कण जो जिनकी रचना स्वयं हुई है, किसी के सहयोग से नहीं हुआ है, तो इन कणों को क्या कहा जाता है, इन कणों को मूल कण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करें तो मूल कणों की जो संख्या हो गई है वह क्या हो गई है, 30+ हो गई है, ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे फिर इसी पिंड में आपस में टकराने लगे, क्या करने लगे भैया, टकराव उत्पन्न हो गया, आपस में लड़ने लगे, ठीक है, जब पास पास आए तो क्या हुआ, आपस में टकराने लगे, और टकराने के कारण फिर इसमें क्या हुआ भैया, नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ हुई, मतलब इसी के अंदर, इसी पिंड के अंदर, ठीक है, और नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ हो गई। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस थी वह किस में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर दिया मेरे मित्र, वह वो हीलियम में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर दिया। तो यही हाइड्रोजन गैस हीलियम में जब कन्वर्ट होने लगा तो वही क्या कर दिया भैया, प्रकाश रिलीज करने लगा। तो यानी कि वही प्रकाश की बात की जा रही है, जब आप धूप में निकलते हैं ना, जिसको आप धूप कहते हो, ठीक है, उसी की बात, जी का घाम कहा था भैया, ठीक है, तो वही घमोए के बात करती है जो खोपड़िया में लगा था, ठीक, तो वही की बात की जाती है भैया। तो एक प्रकाश समझ गया। तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो सूर्य है किस प्रकार बना, यहाँ मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें भैया
सन का निर्माण कैसे हुआ, तो ये प्रक्रिया के द्वारा हुआ। से इसी तारा को अगर हम बात करें तो सूर्य कहा जाता है ना। जैसे इसको इस प्रकार समझिए, सूर्य एक नाम दे दिया, किसी एक तारा था जो हमारे सौरमंडल में स्थित था, उसी को हम नाम दे दिया। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे अगर हम बात करें किसी क्लास में, एक 9th क्लास ले लेते हैं, ठीक है, क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th ले लेते हैं। अब इस क्लास 9th में अगर हम बात करें भैया तो 10 बच्चे हैं, मतलब कितने हैं भैया, 10 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब विद्यार्थी कहलाएंगे, कॉमन बात है, ठीक है। यानी कि अगर 10 के 10 बच्चों को आप जानेंगे तो भैया सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, विद्यार्थी कहलाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमें कभी किसी विद्यार्थी की जरूरत पड़ी या किसी विद्यार्थी से हमें बात करना है, वह बैठा है और हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर उस विद्यार्थी को हम नाम लेकर बुलाएंगे, समझ गए, उसका कुछ नाम होगा तभी बुलाएंगे, तब वो सुनेगा। और बाकी अगर स्टूडेंट कह के बुलाएंगे तो सब आ जाएंगे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें भैया, तो इसमें हाँ एक चीज जान लीजिए, इसमें अगर 10 विद्यार्थी हैं, सबका अलग अलग नाम होगा, किसी का अमित नाम होगा, किसी का रिंकी, पिंकी, डिंकी, संजना, ठीक है। तो इसी में भैया अनेक 10 के 10 का नाम अलग अलग होगा, समझिए। तो ये क्या हो गए, यहाँ सब विद्यार्थी हो गए। लेकिन अगर हमें किसी एक पर्सन को बुलाना होगा, एक स्टूडेंट को बुलाना होगा, तो उसके हम नाम से बुलाएंगे, जो कि 10 विद्यार्थियों का अलग अलग नाम है। जैसे हमें संजना को बुलाना है तो संजना कम हियर, ठीक है, तो यहाँ पर उसका नाम ले लिए। तो ठीक इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, तो तारे सबको कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसी एक तारे को बुलाना है या एक तारे के बारे में कुछ कहना है, तो उसका नाम होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, उसका नामकरण कर दिया सूर्य। तो सूर्य क्या था, एक तारा है, ठीक है, उसका नामकरण कर दिया सूर्य। आज के बाद से या तारा जो है, जो पिंड है भैया, वह सूर्य के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, वो भी एक तारा है, लेकिन उसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। तो तारा की बात करें, तारा एक कॉमन चीज है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है उस पिंड का, जो पिंड यहाँ पे निर्मित हुआ, उस पिंड, ऐसे बहुत सारे पिंड निर्मित हुए ना। तो जैसे यहाँ पे एक पिंड निर्मित हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे पिंड निर्मित हो गए। तो इस सब के सब भैया क्या हो गए, तारा कहलाने लगे, ठीक है। ऐसा पिंड जो अपने पास स्वयं की ऊष्मा रखता हो, प्रकाश रखता है, ठीक है, उस पिंड को तारा कहा जाता है, ठीक, समझ गए, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो उसी में से एक तारा, इसका जैसे मैंने सूर्य नाम कर दिया, इसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी कर दिया, इसके अगर डॉग स्टार हो गया भैया, ऐसे अनेक जितने भी तारे होंगे सबका नामकरण हुआ है। मतलब सबका नामकरण तो नहीं हुआ है, लेकिन हम जिससे प्रभावित हो रहे हैं वह हमें प्रभावित कर रहा है, ठीक है। हम उसका क्या कर दिए, नामकरण कर दिए, क्योंकि सबका नामकरण पॉसिबल है नहीं, ठीक है, इतने तारे हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति नामकरण करने लगे तो भैया इतने तारे हैं ब्रह्मांड में कि पूरा जीवन उसका गुजर जाएगा उसका नामकरण करते, समझिए, इतने तारे हैं, आप गिनते नहीं कर सकते हैं कितने तारे हैं, समझिए। तो विशेष ध्यान दीजिए। तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं भैया कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है जिसका नामकरण मैंने कर दिया, समझ गए, सूर्य। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझे। अब बात आती है इंसुलेंस के बारे में भैया, यानी कि सूर्य तप के बारे में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सूर्य तप, ठीक है, सूर्य तप भैया यानी कि इंसुलेशन, इसकी बात करें। इंसुलेशन क्या है भैया, यानी सूर्य के सौरिक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, सूर्य तप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा, सूर्य के सौरिक ऊर्जा, सौरिक ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सूर्य तप कहा जाता है, विशेष ध्यान। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र, ये जो सूर्य है, समझ गए, ये आपका सूर्य ही है, ये सूर्य है, इससे जो प्रकाश रिलीज होता है,
ठीक है, उसी को कहा जाता है क्या, सूर्य तप कहा जाता है। जैसे धूप में आपको क्या, दोपहर में आपको धूप लगती होगी ना, जो धूप दिखती है यही क्या है, इंसुलेशन है। सूर्य अलग है, सूर्य का तात्पर्य मैंने बता दिया कि कैसे, नहीं इसमें पूरा प्रोसेस की बात की जाए, जैसे हुआ कैसे बना, वो पूरे इस पिंड को क्या कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। जबकि सूर्य तप की अगर हम बात करें भैया, तो सूर्य से जो नाभिक संलयन क्रिया हो रही है उससे हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो उससे जो प्रकाश रिलीज हो रहा है, और यहाँ से भैया सूर्य से ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक, अर्थ हो गई, आप यहीं पे हो ना, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो इसी प्रकाश को ही क्या कहा जाएगा भैया, इंसुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे कबूतर, ठीक है, जो सूर्य द्वारा निकली गई ऊर्जा जो होती है भैया, ठीक है, इस पिंड द्वारा, तो वो जो आपके चारों तरफ प्रकाशित होती है, फैलती है, विसरित करती है, ठीक है, तो इसी प्रकाश को क्या कहा जाएगा भैया, इसी प्रकाश को सूर्य तप कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आप जान लिया इंसुलेशन। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सूर्य तप किसे कहते हैं, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आ जाएंगे भैया, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले उन चीजों पर हम चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये आ जाएगा भैया सौर मंडल का, ठीक, सौर मंडल जो है, सौर मंडल में आपको पता होना चाहिए कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है, कितने ग्रह हैं भैया, 8 ग्रह हैं। और तारा कितना है, तारा केवल एक है, एक तारा है जिसको हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, ठीक, समझ गए, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है भैया, ये सूर्य है सौर मंडल का, क्या समझ गए, सौर मंडल का भैया प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे मित्र, प्रधान कहलाता है। इसी को मुखिया भी कहा जाता है, मुखिया क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। और इसी को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, समझ गए। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य है कभी आपसे प्रश्न आए कि समझ गए कि सौर मंडल का प्रधान किसे कहते हैं, तो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का मुखिया किसको कहते हैं, सूर्य को ही कहा जाता है। और सौर मंडल का भैया जनक किसको कहा जाता है, तो सूर्य को ही कहा जाता है, ठीक। दूसरा, पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा भैया सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य, ठीक है, सौर मंडल का भैया सबसे बड़ा सदस्य, सबसे बड़ा सदस्य, ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया, आपका सूर्य ही है। विशेष ध्यान दीजिएगा, पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई पिंड है तो वह सूर्य है, जिसका व्यास की अगर हम बात करें तो 13,84,000 किलोमीटर है व्यास, समझ गए, सोच लीजिए। अब इसका कंपेयर करने वाला आपके सोलर सिस्टम में जितने भी पिंड होंगे वो नहीं है, ठीक है, आकार की दृष्टि से, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य की बात करें तो कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया, तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं, ठीक है, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत, ठीक, तो भैया किसको कहा जाता है, तो सूर्य को ही कहा जाता है मेरे बाबू। मेरे कहने का तात्पर्य है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं, जिसमें हम और आप पृथ्वी भी है, ठीक है, समझ गए, और जितने भी पिंड होंगे इन सब को जो ऊर्जा प्रदान करता है वह कौन करता है, सूर्य ही करता है, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाए सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत, समझ गए क्या है भैया, तो वह सूर्य है, विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबको अगर भैया उजाला दे रहा है तो वह सूर्य ही दे रहा है, ठीक। किसी भी ग्रह पे आप जाएंगे, जो आप उस ग्रह पे जो उजाला प्राप्त होगी, जो प्रकाश प्राप्त होगा, वह कहाँ से आ रहा है, सूर्य से ही आ रहा है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं, तो सूर्य को ही कहा जाता है, ठीक। तो 3 पॉइंट हो गया। पहला भैया विशेष ध्यान दीजिएगा
सौर मंडल का मुखिया किसको कहते हैं, प्रधान किसको कहते हैं, जनक किसको कहते हैं, तो सूर्य को ही कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है या है मेरे मित्र, हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम आप रहते हैं, मान लीजिए क्या हो गई, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, क्या हो गई, पृथ्वी हो गई भैया। इस पृथ्वी और ये क्या हो गया, सन हो गया भैया, ठीक है, सूर्य हो गया। यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो इसके मध्य का डिस्टेंस कितना है, औसत दूरी कितना है, ये प्रश्न पूछेगा। तो सूर्य की पृथ्वी से सूर्य हमारा कितना दूर स्थित है, ये प्रश्न पूछता है आयोग। तो आपको क्या करना है भैया, तो औसत दूरी जो है क्या है भैया, औसत दूरी, समझ गए, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की बात करें भैया तो कितना हो जाएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना भैया, 14.96 करोड़ किलोमीटर। मतलब हमारे पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर स्थित है, तो हमारे पृथ्वी से भैया 14.96 करोड़ किलोमीटर स्थित है। मतलब 14,96,00,000 किलोमीटर हमारे पृथ्वी से सूर्य स्थित है, इतनी दूरी पर। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य का डिस्टेंस की बात करें तो औसत रूप में कितना होगा भैया, 14.96 करोड़ किलोमीटर होगा। ठीक, तो ये समझ में आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी भैया। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि एक 4 पॉइंट की बात की रहे, ठीक है। अब बात आता है भैया इसका परिक्रमण गति के। ठीक, देखो परिक्रमण गति, परिक्रमण गति समझिए किसका भैया, परिक्रमण गति। अब सबसे पहले परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन क्या है समझ गए। एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, ठीक है, जिसको घूर्णन कहा जाता है, रोटेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये परिक्रमण भैया और परिभ्रमण, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दो शब्द है, एक परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण, और एक है परिक्रमण। इन दोनों में अंतर है भैया। इन दोनों में अंतर कैसे है, थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, परिभ्रमण उसे कहा जाता है, यानी रोटेशन उसको कहा जाता है जब कोई पिंड अपने ही स्थान पर एक अक्ष पर एक जगह खड़ा होकर क्या करे, घूमे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अपने ही स्थान पर क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार घूम रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया भैया परिभ्रमण, रोटेशन की बात की जा रही है। जब कोई भी वस्तु जो होती है अपने ही स्थान पर खड़ी होकर वह चारों तरफ घूमे, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, परिभ्रमण कहा जाएगा, रोटेशन का कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो आपने सुना होगा पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा भैया, ठीक है, परिभ्रमण कहा जाएगा। लेकिन परिक्रमण क्या होता है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को केंद्र बिंदु मानकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को परिक्रमण कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु ए हो गई और एक वस्तु ए हो गई, ठीक है। अब ए वाली वस्तु जो है इस वाली वस्तु को केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है, मतलब इसको एक बिंदु मानकर इसके चारों तरफ क्या करे, चक्कर लगाए। ठीक है, तो ये जो चक्कर लगा रही है चारों तरफ भैया, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे बाबू, ठीक है, जैसे ये वस्तु ए हो गया, वस्तु ए, और एक वस्तु बी हो गया। ठीक है, अब ए वस्तु बी वस्तु जो है ए वस्तु को केंद्र मानकर, ठीक है, क्या मानकर भैया, केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है, इसको क्या करे, इसके चारों तरफ चक्कर लगाए।
ठीक है, इस प्रकार जो चक्कर लगा रही है तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम परिक्रमण कहेंगे। ठीक है, समझिए, विशेष ध्यान दीजिए, परिक्रमण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, जैसे आप ये कभी कभी सुनते हो ना कि सूर्य क्या है, सॉरी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है पृथ्वी सूर्य को केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। ठीक, सॉरी, यानी परिक्रमण क्या होगा, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को केंद्र बिंदु मानकर वह क्या करेगा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक, अब बात आता है कि आपने अक्सर सुना होगा भैया, ठीक है, सूर्य क्या कर रहा है, सॉरी पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है? जी बिल्कुल लगा रहा है, क्यों नहीं लगाएगा भैया। ठीक है, तो समझ गए। तो यानी कि अगर हम बात करें, जैसे ये आपका हो गया, क्या हो गया, मंदाकिनी आकाशगंगा हो गई भैया। क्या हो गई, मंदाकिनी आकाशगंगा हो गई, जिसमें हम और हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम स्थित है। समझ गए, ये क्या हो गई, मंदाकिनी आकाशगंगा हो गई। अब सूर्य यानी सोलर सिस्टम, सूर्य की अगर बात करें भैया, समझ गए, तो यहाँ पर स्थित है। ठीक, सूर्य इसके मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है, और इसके बगल में भी क्या आपको मिल जाएगा भैया, अन्य ग्रह मिल जाएंगे, यानी 8 के 8 ग्रह मिल जाए। पूरा सोलर सिस्टम आपके मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। किसमें भैया, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में। ठीक है, तो ये सूर्य क्या कर रहा है, ये सूर्य इसके चारों तरफ मेरे मित्र चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए, इस प्रकार ऐसे घूमना प्रारंभ करेगा सूर्य। ठीक है, और इस प्रकार इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, किसको केंद्र बिंदु मानकर, ये जो बीच वाला भाग है, ठीक है, इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मंदाकिनी का केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, मंदाकिनी का केंद्र। ठीक है, जो मंदाकिनी का केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, बल्ज। इसी बल्ज में क्या होता है, इसी बल्ज को भैया ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चाहे जैसे प्रश्न बने, कभी प्रश्न आए कि सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, तो वह भैया मंदाकिनी का केंद्र का लगा रहा है। ऑप्शन में ए नहीं रहेगा तो बल्ज दिया रहेगा, बल्ज नहीं रहेगा तो ब्लैक होल दिया रहेगा। विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समझ गए। लेकिन कितनी स्पीड में लगा रहा है ये प्रश्न पूछेगा भैया, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, कितने भैया, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र, ये जो सूर्य है अपने पूरे सोलर सिस्टम के साथ, मतलब सभी ग्रहों के साथ, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगा। कितनी स्पीड में, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगा और इस प्रकार यहाँ पर पुनः अपने उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। तो उसकी एक परिक्रमा कंप्लीट हो गई। किसको केंद्र बिंदु मानकर, मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र को वह केंद्र बिंदु मानकर घूमना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, और तो इसी को भैया जब जिस स्थान से घूमना प्रारंभ करेगा और पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा, तो उसको समझ लेना कि एक परिक्रमण काल उसका कंप्लीट हो गया। और इतना भैया एक परिक्रमण काल कितने वर्षों में कंप्लीट होगा भैया, तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लगेगा। ठीक है, कितना भैया, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कितना, 25 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं। कितनी स्पीड में, 250 किलोमीटर की स्पीड में प्रति सेकंड, मतलब भैया एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और फिर इतनी स्पीड में घूमता रहे। ठीक है, यहाँ से चला, समझ गए, यहाँ से चला इतनी स्पीड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, और ऐसे 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 करते अपने पुनः उसी स्थान पे आ जाएगा। तो उसको समय कितना लगेगा भैया, 25 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी ईयर को भैया ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है।
विशेष ध्यान दीजिएगा। समझिए, तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको पता होगी। परिक्रमण गति की अगर बात करें, आपसे प्रश्न पूछेगा सूर्य की परिक्रमण गति कितनी है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। सूर्य व मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में कितना समय लेता है भैया, तो वह लेता है 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। इसी 25 करोड़ वर्ष को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए कि एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, तो 25 करोड़ वर्ष होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगा, अपने उसी पुनः स्थान पे आएगा, तो जो समय लगेगा उसको 25 करोड़ का समय लगेगा। समझिए कितनी स्पीड में भी घूम रहा है भैया। समझ गए, तो आशा करते हैं सारी चीजें आपको पता हो गई होगी। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें भैया, तो इसमें ये जान लेते हैं कि सूर्य जो है, ये हमारा जो सूर्य है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है। सूर्य में पाया जाने वाला तत्व, सूर्य में पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, सूर्य में पाया जाने वाला तत्व की बात करें मेरे मित्र, तो इन्हीं की कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें कुछ गैसें मिलते हैं, जैसे भैया हाइड्रोजन। कौन सी गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई भैया। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा कि कितने परसेंट में पाई जाती है, तो लगभग 71% में पाया जाता है हाइड्रोजन आपके सूर्य में। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे जो आता है भैया, हीलियम आती है। ठीक है, हीलियम कितने में आ पाता है भैया, तो इसमें 26.5% में हीलियम इसमें मिलते हैं, किसमें, सूर्य में आपके। और फिर उसके बाद भैया अन्य तत्व। ठीक है, क्या हो गए, अन्य तत्व, जैसे भैया, ठीक है, कार्बन वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे कि बात करें, कार्बन हो गया, मतलब ऐसे ठोस पदार्थ। ठीक है, समझे, जो होंगे कार्बन, ये अगर हम बात करें तो 2.5% पाए जाते हैं। ठीक है, तो कभी यहाँ से प्रश्न आ जाए, ठीक है, सौर मंडल में ऐसा कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, वह हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे कौन मिलेगा भैया, हीलियम मिलेगा। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसका परसेंटेज भी पूछता है। ठीक है, तो लगभग 71% हीलियम की बात करें तो 26.5%, और फिर उसके बाद अन्य तत्व की बात करें 2.5% आ जाता है। ठीक है, तो ये सूर्य में कुछ पाए जाने वाले तत्व हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आशा करते हैं ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और आपको समझ में आती होगी। ठीक है, देखो भैया, कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है। समझिए, अगर एक बार में भैया सब चीज समझ में आने लगे ना, या तो आपका उतना अच्छा IQ लेवल होना चाहिए। समझिए, तो रास्ते अगर सब कुछ समझ में ही आ जाए, एक बार आपने किताब पढ़ लिया, रोबोट की तरह आपको सारी चीजें याद हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, तो यानी कि भैया स्वाभाविक सी बात है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठेगा और क्वालिफाई करके ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आती है। चाहे कोई टीचर हो तो, चाहे कोई इंसान हो तो, इंसान ही टीचर बनता है, और इंसान ही वैज्ञानिक बनता है, इंसान ही कलेक्टर, प्रोफेसर, सब कुछ इंसान ही बनते हैं। ठीक है, बस ये होती है हर व्यक्ति की ब्रेन जो है भैया, ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, कोई मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होगा भैया, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, कोई सामान्य होगा। ठीक है, अगर 140 के IQ लेवल प्लस है तो आप प्रतिभाशाली की श्रेणी में आ जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति सब होते तो भैया रास्ते में चलते हुए हर व्यक्ति IAS बन जाते, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बार बार सारी चीजों को पढ़ने से भैया आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाती हैं चीजें। ठीक है, हम भी कभी नहीं जानते थे, लेकिन आज सारी चीजें जान गए। ठीक है, क्यों जान गए, क्योंकि मैंने बार बार सारी चीजों को पढ़ा है। समझिए, कहीं से कोई की कोचिंग नहीं ली है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आज क्या है, मैं भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन भी क्लास मेरी चलती है। ठीक है, प्रखर एकेडमी जो हम लोग चलाते हैं, समझिए अमेठी में ही है, और साथ ही साथ यहाँ भी आपको जो हमारे पास समय बच जाता है, उसमें मैंने सोचता हूँ कि कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से आए दिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसको ला दूँ आपके बीच। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। समझिए, तो आसान हो जाएंगी सारी चीजें, बस आपको ठानना है भैया कि आपको पढ़ाई करनी है किस प्रकार। ठीक, अगर आप ठान लेते हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास भैया कोई ऑप्शन नहीं है। समझिए, और न पढ़ने के लिए हमारे पास हजारों ऑप्शन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, विशेष ध्यान। अब बात आती है भैया
ठीक है। दूसरी बात ये आएगा कि अगर हम बात करें भैया, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र, जो हमारा सूर्य है वह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो वह पृथ्वी से भैया 13 लाख गुना बड़ा है। कितना भैया? 13 लाख गुना बड़ा है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर हम बात करें, ये आपकी पृथ्वी हो गई, समझ गए? ये पृथ्वी जितनी बड़ी होगी, इस पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है भैया? 13 लाख गुना बड़ा है। विशेष ध्यान दीजिए, मतलब इससे 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से। ठीक, तो कभी प्रश्न आए कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है, तो भैया वह 13 लाख गुना बड़ा। ठीक, अब बात आती है भैया सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। क्या भैया? सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है, सूर्य की आंतरिक संरचना की बात की जा रही है भैया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। ठीक, सूर्य की आंतरिक संरचना की बात करें तो सूर्य की आंतरिक संरचना 3 परतों से हुई है। जैसे आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों से हुई है? 3 परतों से हुई है। आप जानते हैं, इस मैप को हम देखते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा भैया सूर्य है, लेकिन इसमें 6 लेयर दिखाया गया है। एक जो बीच वाला है, जो आपको रेड में दिख रहा होगा, इसको कोर कहा जाता है। ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है भैया, ठीक है, इसको रेडिएटिव जोन कहा जाता है, यानी विकिरण मेखला कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो डॉट डॉट में आपको दिख रहा होगा, रेड में दिख रहा होगा, ठीक है, प्लस व्हाइट है पूरा का पूरा बोर्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए, यानी कि संवाहनी मेखला कहा जाता है। फिर उसके बाद एक लेयर आपको दिख रही होगी, ये जो है भैया ब्लैक में पूरा का पूरा, इसको क्या कहा जाता है? इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि भैया प्रकाश मंडल कहा जाएगा हिंदी में। लेकिन ये सूर्य के केंद्र में नहीं आता है, सूर्य का इस धरातल होती है। ठीक है, फोटोस्फीयर जो है सूर्य का धरातल है। जैसे पृथ्वी का धरातल होता है जिस पर आप चलते हो, उसी प्रकार अगर जब पृथ्वी सूर्य पे अगर आपको चलना होगा तो यहीं पर आप पैर अपना रखेंगे। ठीक है, लेकिन जल जाएंगे। ठीक है, इसका टेम्परेचर बताएंगे कितना है, समझिए। उसके बाद ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है पूरा का पूरा, इसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में नहीं पूछता है, आपको सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में मस्तिष्क में स्टोर करना होगा। क्रोमोस्फीयर, ठीक है, इसमें कुछ भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। और ये जो चारों तरफ ज्वाला के रूप में जो आपको दिख रहा है लपक की तरह, ठीक है, इसको कोरोना कहा जाता है। वो कोरोना नहीं भैया जो कोविड-19 वाला आया था, ठीक है, उस कोरोना की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, सूर्य का सबसे बाहरी परत होती है, मतलब कि सौरमंडल का, सॉरी वायुमंडल का, सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो होती है उसी को कोरोना कहा जाता है। बताएंगे इसके बारे में कोरोना क्या है। ठीक है, लेकिन ये कोरोना नहीं है कोविड-19 वाला। ठीक है, समझिए, ये कोरोना नहीं है, सूर्य का कोरोना है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिए। अब बात अगर हम करें भैया तो सूर्य की आंतरिक संरचना की बात करें तो सूर्य की आंतरिक संरचना जो हुई है भैया वह 3 परतों में हुई है। इतना भैया 3 परतों में हुआ है, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ गए। सूर्य की आंतरिक संरचना कितनी परतों में हुई है? 3 परतों में हुई है। पहला कौन सा होगा भैया? पहला है आपका भैया, ठीक है, कोर। समझिए क्या हो गया? कोर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भैया हिंदी नहीं पूछता है आयोग, इंग्लिश में ही सारी चीजों को दिया रहता है। इस कोर को भी हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, कोर लिख देगा। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कोर कहा जाता है, जो आपको पूरा का पूरा रेड में दिख रहा है। ठीक है, इसी को कोर कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी की अगर हम बात करें भैया तो दूसरा क्या है भैया? दूसरा है रेडिएटिव जोन। ठीक है, समझ गए क्या हो गया भैया आपका? रेडिएटिव जोन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया? इसको विकिरण मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकिरण मेखला कहते हैं। ठीक,
विशेष ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे, विकिरण मेखला कहा जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरी लेयर जो होती है भैया, और तीसरी लेयर क्या है, यानी कि तीसरी परत की बात करें मेरे मित्र, तो तीसरी परत ये जो आपको रेड में डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये होती है भैया, इसको कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, ठीक, यानी भैया संवाहनी मेखला, क्या हो गया भैया, संवाहनी मेखला इसको कहा जाता है, समझ गए। यानी कि इसके सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भैया केंद्र। उसके बाहर वाली, इस कोर के बाहर वाली जो लेयर होती है उसको विकिरण मेखला कहते हैं, और इस विकिरण मेखला की सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी भैया वो होगा संवाहनी मेखला। तो यानी कि सूर्य की आंतरिक संरचना इन 3 परतों से हुआ है। एक जो फिर ब्लैक में आपको दिख रहा है सूर्य की आंतरिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, सूर्य का धरातल इसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटोस्फीयर, हिंदी में प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो उसके बारे में सूर्य का जब वायुमंडल पढ़ने लगेंगे तो उसके बारे में वहां चर्चाएं करेंगे। देखो, इसको समझने के लिए हम यहां से लेकर यहां तक इसको एक प्रकार से निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते होंगे ना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए। इसको मिटा देते हैं, स्पेस कम है इस रीजन से प्रॉब्लम हो रही है भैया। देखो, यहां से एक इसका पूरा का पूरा ये वाला एक हिस्सा भाग निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार निकलेगा, ठीक, ये हो गया भैया, क्या हो गया, ये हो गया भैया, ठीक है, ये सूर्य हो गया, समझ गए। अगर इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया भैया ये कोर, इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, कोर कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले लेयर को क्या कहा जाएगा भैया, इस वाले लेयर को, ये वाला जो आपका है भैया रेडिएटिव जोन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको भैया विकिरण मेखला, विकिरण मेखला, ठीक। फिर उसके बाद कोर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, इसको केंद्र कहा जाता है, केंद्र। उसके बाद ये वाली लेयर जो है भैया इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, ठीक। यानी कि हिंदी में इसको भैया संवाहनी मेखला का क्या कहते हैं, संवाहनी मेखला कहा जाता है, ठीक। और ये जो एकदम ऊपर वाली अगर हम बात करें, एक जो होगा भैया ये होगा, ये सूर्य का धरातल होगा, जो कि ये पृथ्वी की सूर्य की आंतरिक संरचना में नहीं आएगा। इस धरातल को क्या कहते हैं, इस धरातल को भैया फोटोस्फीयर कहा जाता है, समझ गए, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाएगा, फोटोस्फीयर कहा जाएगा, ठीक, विशेष यानी कि प्रकाश मंडल। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, प्रकाश मंडल यहाँ पर नहीं आता है सूर्य की आंतरिक संरचना में। सूर्य की आंतरिक संरचना केवल 3 परतों से हुई है, कोर, ठीक है, उसके बाद रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मेखला, और कन्वेक्टिव जोन यानी कि भैया संवाहनी मेखला की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, ये इसी सूर्य का भाग है। जैसे आपने कभी देखा होगा तरबूज लेने जाते होंगे, ठीक है, गर्मियों के सीजन में अक्सर तरबूज आप खाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने पैसा भी खर्च किया, लेकिन इस बात का हमें डाउट रहता है कि पता नहीं पका होगा कि ये कच्चा होगा, तो आपने क्या करते हैं, उसमें टाँका लगवा लेते हैं। टाँका मतलब कुछ उसके भाग का, उसके बीच वाला भाग को चीर का क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं चाकू से। भैया इसको दिखा दीजिए, ठीक है, कि ये क्या है, पका है नहीं पका है, ठीक है। ना पका हो तो स्वाभाविक सी बात है लेके जा रहा हूँ 15 रुपये में, ठीक है, तो मम्मी मरबो करिए, गरियों को गई हैं भैया, ठीक है। तो वही बात होती है, इस बात का हमें डर होता है। तो जैसे एक मान लीजिए पूरा का पूरा ये भाग था, ठीक है, सूर्य था, समझिए, इसके बीच में क्या था, ये वाला अंदर वाला इसको कोर हो गया, और इसके चारों तरफ भैया रेडिएटिव जोन और संवाहनी जोन, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो एक केंद्र हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, समझने के लिए सारी चीजों को मैंने इतना काट कर निकाल लिया,
ठीक, तो देख रहे हैं कुछ सेफ इसी प्रकार ये बन गया। ठीक है, यहीं पर एक प्रोसेस लागू मैंने किया है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब ये तो जान लिए, समझ गए। अब एक एक बारे में कौन सी घटना होती है, इनकी विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं, समझिए। तो विशेष ध्यान दीजिए। कोर की अगर हम बात करें भैया, ठीक है, कोर जो है, सबसे पहले हम कोर के बारे में जानते हैं, ये वाला केंद्र वाला भाग। ठीक, विशेष ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले केंद्र का व्यास आपसे पूछेगा, केंद्र का व्यास। ठीक है, केंद्र का व्यास आपसे पूछ रहा है भैया, यानी कि कोर की बात की जा रही है। कोर का व्यास कितना होता है, तो कोर का व्यास की बात करें तो 3.84 लाख किलोमीटर है भैया। कितना? 3.84 लाख किलोमीटर की बात की जा रही है, समझिए। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है भैया, यहाँ से व्यास का मतलब होता है भैया, जैसे ये पूरा का पूरा कोई सर्कल है, यहाँ से इस पृष्ठ से प्रारंभ करें और यहाँ पर इस वाले भाग को मिला दें, ये तो पूरा व्यास कहलाता है। तो इन्हीं की जो यहाँ से अगर आप प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक चलेंगे भैया, तो ये पूरा का पूरा व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो इस व्यास की अगर लंबाई की बात करें भैया, कोई सूर्य के केंद्र का व्यास की बात की जाए वह तो 3.84 लाख किलोमीटर है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसका तापमान, कोर के तापमान, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है भैया। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। सूर्य के केंद्र भाग का तापमान कितना होता है भैया, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री भैया सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है भैया किसका, आपके केंद्र का, ठीक है, तापमान। 15 मिलियन मतलब समझ रहे हैं भैया 1,50,00,000, ठीक है, डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है, यहाँ का टेम्परेचर है सूर्य के केंद्र का। मतलब भैया अगर यहाँ पर आप जाएंगे ना, समझिए, तो एकदम भैया का बन जाएगा भैया, एकदम पिघल जाएगा। पिघले का मतलब सेकंडों ना लागे, जैसे कि आप देखते हैं 40 डिग्री में आपकी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो एकदम के एकदम आप पिघल जाएंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े बहुत नहीं है भैया, यानी 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है कहाँ का, सूर्य के केंद्र का भैया। ठीक, समझिए, विशेष ध्यान दीजिए। अगर यहीं से बात करें भैया, प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है, प्रकाश में कभी प्रश्न आ जाए, सूर्य का प्रकाश का उत्सर्जन, यानी कि सूर्य प्रकाश रिलीज कहां से करता है, तो वह केंद्र भाग से ही करता है। ठीक है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है भैया, वह केंद्र भाग से ही होगा। इसी में क्या होता है भैया, इसी में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, इसी कोर वाले भाग में। ठीक है, मैंने अभी बताया कैसे प्रकाश रिलीज करेगा, यानी कि जो आपके भैया फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो आपस में टकराते हैं, परमाणु की उत्पत्ति होती है। परमाणु फिर क्या होगा, आपस में वो सारे के सारे परमाणु जो होते हैं भैया टकराने लगते हैं, और फिर वहीं से भैया जो आपका हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, समझिए कौन सी गैस भैया, हाइड्रोजन गैस, समझिए ये वाला भैया हाइड्रोजन गैस, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये भैया हीलियम में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर देता। किसमें, हीलियम में जब कन्वर्ट होने लगेगा तो यहीं से फिर क्या करेगा, यहीं से भैया मेरे मित्र प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। जो आप कहते हो ना दोपहर में जब आप निकलते हो भैया तो कहते हो कि घाम लगता है बहुत तेज, ठीक है, वही प्रकाश की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ भैया ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो 71% यहाँ पे हाइड्रोजन अभी वर्तमान में है, लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा जब 100% था, फिर ये 100% हाइड्रोजन धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होगा। अभी 26.5% क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और फिर ये भी हीलियम भी ऐसे रुका नहीं है,
हीलियम अन्य भारी पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये जिस दिन पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और हीलियम फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अन्य भारी पदार्थ में। तो इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होना बंद हो जाएगी, और जब नाभिकीय संलयन क्रिया बंद हो जाएगी मेरे मित्र, तो क्या होगा, सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। क्या कर देगा, सूर्य प्रकाश देना यहाँ पर भैया बंद कर देगा। विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि सूर्य का भी कभी अंत हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं बनी आज तक, ऐसी कोई वस्तु नहीं निर्मित हुई जिसका कोई अंत ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मेरे मित्र ये मौत, ठीक है। यानी कि दुनिया में यदि कोई चीज निर्मित हुई है, कोई पैदा हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा भैया, वो स्वाभाविक सी बात है, उसका अंत होगा जरूर। चाहे वह भैया प्रकृति द्वारा निर्मित हो, चाहे मानव द्वारा निर्मित हो, समझ गए, चाहे आर्टिफिशियल का रूप धारण किया हो, ठीक है। कोई भी ये मार्कर है, किसी ने बनाया होगा भैया, तो ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मौत है, जो कि कोई मतलब है इसको असत्य नहीं कह सकता, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कभी प्रश्न आ जाए सूर्य का प्रकाश कहाँ से उत्सर्जन होता है, तो सूर्य के केंद्र यानी कोर भाग से होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ पे होती है, सूर्य के केंद्र भाग में होता है। प्रकाश कैसे रिलीज करता है सूर्य यानी भैया हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा और उसके बाद प्रकाश रिलीज करता है, और ये प्रकाश फिर कहाँ पे आएगा, संवाहन यानी विकिरण और संचालन और संवाहन के माध्यम से ये आएगा सबसे पहले इसमें रेडिएटिव जोन में। रेडिएटिव जोन के बाद फिर भैया कन्वेक्टिव जोन में आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें संवहनी मेखला, फिर उसके बाद ये धरातल पर प्रवेश करेगा, और धरातल के बाद यानी फोटोस्फीयर, उसके बाद फिर अगली वाली लेयर में क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद भैया कोरोना में, यानी कि कोरोना बनकर ये बाहर आपकी रिलीज होती है, और फिर उसके बाद आपकी पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर क्या होगा, प्रकाश पहुंचता है, ठीक। तो यानी कि मुझे उम्मीद है कि यानी कि किस प्रकार प्रकाश रिलीज करता है, ये हाइड्रोजन हीलियम में जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 71% अभी वर्तमान में है भैया, ठीक है। 71% है, यहाँ पे 26.5% है, ठीक है, और यहाँ पे 2.5% है, ठीक है, अन्य तत्व जो है, समझिए। ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन जिसमें हीलियम में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया होना बंद हो जाएगी, फिर जब भैया फिर प्रकाश देना बंद कर देगा आपका सूर्य, यानी कि पृथ्वी क्या हो जाएगी, अंधेरे में हो जाएगी। लेकिन इसके पहले भैया पृथ्वी जलकर ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। आगे बताएंगे जब सूर्य का भविष्य बताएंगे तो, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। ये हो गया, और यहीं पर फिर अगर एक छोटी सी बात और जान लीजिए भैया, अगला पॉइंट ये वो प्रश्न आ सकता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, ठीक है। तो समझ गए, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है भैया, तो ये है भैया 8 मिनट, ठीक है, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक। विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें, समझिए, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, समझिए। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लगभग में आयोग यही मानता है, आपको यही याद करना होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, इस प्रकार प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश कितनी स्पीड में आ रहा है भैया, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। कितनी स्पीड में भैया, 3 लाख किलोमीटर की गति की रफ्तार से आ रहा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, और इतनी स्पीड में आता है आपके पृथ्वी पर। और जब यहाँ पे भैया जो समय लगता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, और फिर भैया समझिए 8 मिनट 20 सेकंड में
3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आएगा, तब जाकर आपके पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो कभी प्रश्न आए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, जो कि कितनी स्पीड से आता है, यानी ये प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कराता मेरे मित्र। समझ गए? तो विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको जानना होगा, जो कि बहुत कॉमन चीज है, आपको यहाँ पर प्रश्न पूछता है अक्सर आयोग। ठीक, तो ये हो गया भैया इसके केंद्र के बारे में कुछ विशेष बातें। ठीक, विशेष बातें यहाँ पे हो गई भैया। ठीक, अब आता है भैया विकिरण मेखला के बारे में। ठीक है, और इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा केंद्र में, नहीं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है यानी कि केंद्र से क्या क्या प्रश्न हो गए, बस रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि सूर्य का केंद्र भाग, सूर्य का यानी कि अगर हम बात करें भैया सूर्य का व्यास, केंद्र का व्यास कितना है, तो 3.84 लाख किलोमीटर है इसका व्यास। किसका भैया? सूर्य के केंद्र का व्यास। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा भैया इसका टेम्परेचर कितना है केंद्र का, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। विशेष ध्यान दीजिए, सूर्य के केंद्र का बाहरी सतह का तापमान अलग होगा। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ गए? नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ पे होती है? सूर्य के केंद्र में ही होती है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। समझ गए? प्रकाश कैसे रिलीज करता है, तो मैंने बताया कि जो हीलियम हाइड्रोजन है वह हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिस कारण से प्रकाश रिलीज होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे से संचालन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से यह क्या होगा, प्रकाश रिलीज जो होता है वह आपके मतलब चारों तरफ फैलता है। ठीक है, आपकी पृथ्वी वगैरह पे या अन्य ग्रहों पर आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। सूर्य से प्रकाश आपकी पृथ्वी पर कितना समय लेता है पहुंचने में, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है लगभग। विशेष ध्यान दीजिए, कितनी स्पीड में आता है, तो यानी 3 लाख किलोमीटर की स्पीड में आता है। या कभी प्रश्न आ जाए सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। ठीक है, अब आता है रेडिएटिव जोन। ठीक है, रेडिएटिव जोन की अगर हम बात करें, इसकी बात की जाए भैया। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, यानी विकिरण मेखला। ठीक है, विकिरण मेखला के बारे में आप जान लीजिए। विकिरण मेखला, विकिरण मेखला की अगर हम बात करें भैया, तो इसका अगर व्यास की बात, सबसे पहले अगर हम बात करें व्यास की बात की जाए, व्यास की बात, सॉरी व्यास नहीं, यहाँ पे चौड़ाई होगी भैया। ठीक है, चौड़ाई, तो यानी कि भैया विकिरण मेखला की चौड़ाई की बात करें यहाँ पे 3.82 किलोमीटर है। ठीक, विशेष ध्यान, मतलब ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है भैया, यहाँ से कोर जहाँ से खत्म होता है, ठीक है, वहां से यहाँ वाले भाग की अगर बात करें, इसके बीच की चारों तरफ जो चौड़ाई होगी उसी को क्या कहा जाए, वो कितना है भैया, 3.82 किलोमीटर है, जबकि केंद्र का व्यास 3.84 किलोमीटर था। ठीक है, $3.82 लाख किलोमीटर, लाख, हाँ वही तुम कंफ्यूज हो गए थे, लाख किलोमीटर। मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र, ये जो कोर वाला भाग है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की बात की जा रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना होगा भैया, तो एक इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, आपकी रेडिएटिव जोन की 3.82 लाख किलोमीटर है। ये चारों तरफ होगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए, चारों तरफ ये है, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कभी प्रश्न आ जाए, ठीक है, रेडिएटिव जोन किसको कहते हैं, तो यानी कि कोर के बाहरी सतह को रेडिएटिव जोन कहा जाता है, जो कि भैया एक कन्वेक्टिव जोन और उसके कोर के मध्य पाई जाती है, बीच वाली परत है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवाहनी मेखला की बात की जा रही है। संवाहनी मेखला की बात करें तो भैया ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भैया आपके विकिरण मेखला के बाहरी परत जो होती है उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। समझ गए? तो यानी कि अगर हम बात करें भैया
संवाहनी मेखला की बात की जाए यहाँ पे भैया, तो यानी कि इसको क्या आप कहेंगे, विकिरण मेखला की बाहरी परत को, ठीक है, क्या कहा जाता है भैया, संवाहनी मेखला कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, संवाहनी मेखला की चौड़ाई की बात करें भैया तो ये कितना है, 1.39 लाख किलोमीटर है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिए, 1.39 लाख किलोमीटर। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है मेरे बाबू, ठीक है, ये जहां से खत्म होगी विकिरण मेखला वहां से प्रारंभ कौन सा होगा भैया, संवाहनी मेखला। तो ये चारों तरफ ये वाला जो आपको रेड में डॉट डॉट दिख रहा है, चारों तरफ इसकी चौड़ाई जो है इस प्रकार अगर आप देखेंगे, समझ गए, तो 1.39 लाख किलोमीटर है चारों तरफ। ठीक है, तो आशा करते हैं तीनों चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, केंद्र वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो प्रश्न वहां से बनते हैं, एक तो बहुत ज्यादा केंद्र का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। केंद्र सूर्य का नाभ की संलयन क्रिया कहाँ पे होती है, केंद्र में ही होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य कहाँ से प्रकाश रिलीज करता है, तो केंद्र से ही रिलीज करेगा। प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है वह सूर्य का केंद्र भाग है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और उसके बाद भैया इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें भैया समय बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, और इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं उसको हम अगले नेक्स्ट मतलब क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ये पढ़ना होगा, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीजन से सेकंड वाला सेशन, क्योंकि आप सूर्य के बाहरी सतह के बारे में पढ़ेंगे, फोटोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि सूर्य का भविष्य के बारे में। अभी नहीं बताएं सूर्य की आयु कितनी है, या अभी कितने दिनों तक जिएगा, सूर्य कैसे पृथ्वी को ध्वस्त करेगा, समझ गए, सूर्य कब रक्त दानव बनेगा, समझ गए, फिर उसके बाद ये रक्त दानव का जब रूप धारण करेगा कैसे वो अपने आप में आत्मसात करेगा बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को, पृथ्वी जलकर कैसे राख ध्वस्त हो जाएगी, ये सारी चीजें बताएंगे। और साथ ही साथ फोटोस्फीयर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सौर कलंक क्या हो गए, ठीक है, फैकुला क्या है, समझ गए, यानी कि सौर कलंक जब स्थित होता है, सौर धब्बा जब निर्मित होता है, तब पृथ्वी पर किस प्रकार से सारी चीजें यहाँ की जो विद्युत चुंबकीय चीजें होती हैं उस पर कैसे नेगेटिव प्रभाव डालता है, ठीक है, उसकी आय वगैरह क्या होती है, तो इन सब विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चाएं करेंगे। फोटोस्फीयर से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं भैया, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक सारी ये सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, यदि आपसे समझ में आई हो भैया तो एक आपसे निवेदन है कि इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जो प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विशेष ध्यान, ताकि आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो मिलती रहे, ठीक है, क्लासेस मिलती रहे, और मुझे भी मोटिवेट हो कि हम अच्छे से अच्छे टॉपिक को लाकर आपके बीच रखें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सेशन को भी लाने में, इसको बनाने में, ठीक है, बहुत समय लगता है, लगभग 3-4 घंटे का समय लगता होता है, तब जाकर ये आपके बीच में आती है भैया। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, समझिए, तो बहुत मेहनत करते हैं इस रीजन से। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको सेशन को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ना भी लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, दोनों रीजन में। ठीक है, अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, ना लगे तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो समझिए, तो यदि आप चैनल शेयर कर दिया करो भैया, ठीक है, आपसे केवल एक ही निवेदन है, समझिए, और नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, इसके लिए यहीं से धन्यवाद, जय हिंद।